मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक जितने भी एटॉमिक मॉडल्स डिस्कस किए जा चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, वो हैं जे थॉमसन्स का मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो जस्ट प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने पढ़ा, उसमें बहुत सारे डिमेरिट्स थे, बहुत सारे ऐसे लिमिटेशंस थे जिनको हम दूर नहीं कर पाते हैं, जिन सारे ऑब्जर्वेशंस को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में। हम उन सारे ऑब्जर्वेशंस को, उन सारे डिमेरिट्स को यहाँ दूर करने की कोशिश करेंगे। एक बार याद दिला देता हूँ कि बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को चैलेंज करने वाला जो सबसे दो इम्पॉर्टेंट फेनोमेनन थे वो थे डी ब्रॉगली का मैटर वेव। डी ब्रॉगली ने कहा कि जितने भी मूविंग बॉडीज होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं, उन सारे के सारे मूविंग बॉडीज़ में ड्यूअल बिहेवियर होता है। और वो कैलकुलेट भी करके हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि कैसे इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल्स में वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो अगर उनमें वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों है तो हम केवल पार्टिकल नेचर को मानकर हम अगर मॉडल देते हैं जो कि बोर्ड्स ने दिया था, तो वो गलत होना ही होना है। तो उसके गलत होने का कारण हुआ दूसरा, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और पोजीशन साइमल्टेनियसली डिटरमिन नहीं किया जा सकता है, एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली डिटर्मिनेशन उनका संभव नहीं है। तो वैसे केस में हम लोगों ने ये कंक्लूज़न निकाला कि अगर हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और उसका पोजीशन हम सही नहीं जान सकते हैं, इसका मतलब हम उसका पाथ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो पाथ डिसाइड नहीं कर सकते हैं और बोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल सर्टेन पाथ के कंसेप्ट पर ही बेस्ड है। तो इसका मतलब हुआ कि बोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल में कही गई बात जो सर्टेन पाथ का कंसेप्ट है वो बहुत एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और हम उन्हीं सारे डिमेरिट्स को दूर करने के लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपको बताया था क्वांटम है क्या। क्वांटम जो है वो एनर्जी का पैकेट है, चिन्यू को क्वांटम कहा जाता है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का मतलब हुआ यहाँ जो भी मॉडल दिया गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे बेस्ड है। ये इरविन श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट हुए, इरविन श्रोडिंगर, ई डॉट श्रोडिंगर, और इन श्रोडिंगर ने एक बड़ा ही वेल नोन इक्वेशन दिया श्रोडिंगर ने, जिसको हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। इस मॉडल की, इस एटॉमिक मॉडल की सबसे खास बात है कि इसमें दोनों ही प्रॉपर्टीज को इनकॉर्पोरेट किया गया, मतलब वेव नेचर को भी और पार्टिकल नेचर को भी, और तब एक मॉडल दिया गया जिसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं। इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को वेव मैकेनिकल मॉडल भी कहा जाता है। वेव मैकेनिकल मॉडल, और इस मॉडल में दोनों ही प्रॉपर्टीज को, दोनों ही नेचर को इनकॉर्पोरेट किया गया कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, दोनों ही नेचर को इनकॉर्पोरेट किया गया है। वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, दोनों नेचर को इनकॉर्पोरेट किया गया और उसके बेसिस पर एक मॉडल दिया गया। ये जो श्रोडिंगर का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, मैंने आपको बता दिया कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो टोटल का टोटल बेस्ड है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज बेस्ड ऑन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर बेस्ड है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो है एच साई इज इक्वल टू ई साई, एच साई इज इक्वल टू ई साई। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जिसमें ये हम लिखते हैं, एच जो है वो एक ऑपरेटर है, हम बारी बारी से इन सबको समझेंगे। दिस इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है हम चर्चा करेंगे इस पर। ये साई जो है इसको हम लोग ये लिखा जाता है पिसाई,
और पढ़ा जाता है साई। ये है वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन, वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन, ई उसकी एनर्जी है, ये उसकी ई एनर्जी है। यही वेव श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है जिस पर पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आधारित है। अब हमको इन सारी बातों के बारे में समझना पड़ेगा, इन सारे टर्म्स को समझना पड़ेगा, तब जाके क्वांटम मैकेनिक्स का कुछ कंसेप्ट समझ में आएगा। वैसे क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो पूरा का पूरा मैथमेटिकल बैकग्राउंड रखता है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पर बेस्ड है। लेकिन अभी इस लेवल में, इस क्लास के लेवल में, क्लास 12 के लेवल में ये क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट जो है वो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है क्योंकि आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड वैसा नहीं है। लेकिन तभी हम कुछ बातें तो ज़रूर करेंगे जिससे ये साबित हो जाएगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो भी बातें कही गई हैं वो काल्पनिक नहीं है, वो हाइपोथेटिकल नहीं है, उसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है। मैथमेटिक्स का जो रिज़ल्ट हमें मिलता है, हम उन सारी बातों को जब इंटरप्रेट करते हैं, लैंग्वेज में उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो वह एक नियम, प्रिंसिपल, थियोरीज बन जाते हैं और हम वही काम यहाँ करने वाले हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमको करना क्या है कि एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखना है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से जो रिजल्ट्स मिलेंगे उनको इंटरप्रेट करना है। बस इतने ही काम करने से हमें सारा का सारा इंफॉर्मेशंस किसी एटम के बारे में पता चल जाएगा, सारे के सारे इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगे कि वो एटम, उसकी एनर्जी कितनी है, उसमें एनर्जी लेवल्स कौन कौन से हैं, उन एनर्जी लेवल्स का शेप कैसा है, उन एनर्जी लेवल्स में भी सब एनर्जी लेवल्स होते हैं, उन सब एनर्जी लेवल्स का भी अपना डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन होता है। ये सारी की सारी बातें हमें समझ में आ जाएंगी जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन को इंटरप्रेट करेंगे, उसको हम समझेंगे तब। तो इंटरप्रेट करने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमें क्या करना क्या है। इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हमें करना क्या होता है। पहला, we have to establish the Schrödinger wave equation. Schrödinger wave equation for the system. वो सिस्टम एटम हो सकता है, जो भी सिस्टम हो, हमको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक इस्टेब्लिश करना है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में करना क्या है, सॉल्विंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना है। तीसरा काम कि उसको इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स obtained from the solution of वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलेगा हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। बस यही क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट है। तो कहना ये हुआ कि हम जब कभी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे तो उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन स्टैब्लिश करेंगे। फॉर एग्जांपल श्रोडिंगर ने हाइड्रोजन एटम के ऊपर श्रोडिंगर इक्वेशन स्टैब्लिश किया और हाइड्रोजन के बारे में सारी की सारी जानकारी मिल गई। तो यहाँ जानकारी मिलने की जो बात है वो तो मिलेगी जानकारी, लेकिन वो कैसे मिलती है। इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो हमने ऑपरेटर के बारे में बात किया, वेव फंक्शन के बारे में बात किया, हम पहले इन सारी बातों को समझ लेना चाहते हैं कि असल में ये सब है क्या, इनका सिग्निफिकेंस, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, हमें ये सब समझ में आना चाहिए। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो क्वांटम मैकेनिकल स्टडी है, क्वांटम मैकेनिकल स्टडी
quantum mechanical study is based on some postulates। हम कुछ postulates की बात करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स का अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो वो कुछ postulates पर, कुछ परिकल्पनाओं पर आधारित है, जिसमें पहला पोस्टुलेट है कि जितने भी सिस्टम्स होते हैं उन सारे सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में, जनरल मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, अगर कहीं दिया हुआ है कि हाथियों का एक झुंड है, इसमें 2 हाथी वहाँ घूम रहे हैं, 3 हाथी वहाँ घूम रहे हैं, बाकी हाथी जो बच गए वो तालाब में क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता है तो हम करते क्या हैं कि मान लेते हैं कि माना कि हाथियों की संख्या x है, हमारे पास एक x लेटर है जिससे हम किसी चीज़ को मान लेते हैं कि माना कि ये x है, हम ये मान लेते हैं। ठीक वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और उसको हम कहते हैं साई। पहले ये बात हम समझ लें कि इन क्वांटम मैकेनिक्स the systems are represented by a well behaved वेव फंक्शन। एक वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वेल बिहेव्ड कहने का मतलब आप ऐसे, हम उसको आपको लेमैन के लैंग्वेज में समझा सकते हैं कि आप अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में कभी आपने सुना है किसी का नाम रावण रखा गया हो? राम तो एकदम कॉमन नेम है, रावण क्यों नहीं रखते हैं? तो हमारे माइथोलॉजी के हिसाब से रावण एक विकेड पर्सन थे और इसलिए उनका नाम हम अपने सोसाइटी में नहीं देखते हैं। बाकी सब नाम आपको मिलेंगे लेकिन रावण नाम आपको नहीं मिलेंगे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सब बड़ा ही कॉमन नेम है और लोग रखते भी हैं नाम। ठीक वैसे ही हम जब कभी किसी वेव फंक्शन, किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम एक वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन वो होता है जिसका वैल्यू फाइनाइट होता है, जिसका वैल्यू सिंगल वैल्यू होता है, जो नॉर्मलाइज्ड होता है। हम वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन साई, यहाँ साई लिखते हैं। ये जो मैंने लिखा है सिंबल साई, इसको लिखा जाता है PSI और पढ़ा जाता है साई। यह लैटिन अल्फ़ाबेट का एक लेटर है साई। जैसे हमारे यहाँ किसी चीज़ को मानते हैं x, तो वहाँ वो लोग मानते हैं साई। हमने क्वांटम मैकेनिक्स में क्या माना? साई। तो साई एक लेटर है, जस्ट एक रिप्रेजेंट करने का एक लेटर है, बाकी ऐसा इसका बहुत बड़ा मीनिंग अभी नहीं है। तो कहना ये है कि ए वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन, a well-behaved wave function is one पहला which has single value, जिसका सिंगल वैल्यू हो। दूसरा which has finite value, जिसका फाइनाइट वैल्यू हो। तीसरा which is normalized, मैं यहाँ नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन लिख देना चाहता हूँ। साई स्टार डी टाउ ये होना चाहिए 1। ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का कंडीशन है, जिसमें साई तो वेव फंक्शन हुआ, साई स्टार उसका कम्प्लेक्स कंजुगेट है। ये क्वांटम मैकेनिक्स की बात है, यहाँ बहुत कुछ उसमें उसके लिए बदर होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कम्प्लेक्स कंजुगेट है
और दोनों का ये डी टाउ जो है वो वॉल्यूम एलिमेंट नहीं हम लोग कहते डी डी एक्स या डी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये सब जो डी एक्स का इस्तेमाल आप करते हैं वही काम यहाँ डी टाउ कर रहा है। और ये वैल्यू अगर 1 आ रहा है इसका मतलब वो नॉर्मलाइज्ड है, ये नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन है। तो एक वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन का मतलब आप समझ गए। यहाँ अभी तक आपको मैंने ये समझाया है कि ये जो वेव फंक्शन है साई, इसका कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं है, जस्ट यह एक लेटर है जिससे हम किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। दूसरा पोस्टुलेट इसका ज़रा समझिए, कहता है कि जितने भी ऑब्जर्वेबल्स हैं फॉर ईच measurable quantities, each measurable quantity there is an operator। हर एक मेजरेबल क्वांटिटी के लिए एक ऑपरेटर होता है, एक ऑपरेटर होता है। जैसे हमारे सामान्य जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आती है। जैसे हमारा अगर हैंडपम्प ख़राब हो गया तो हम जिस मैकेनिक को बुलाएंगे, कॉल करेंगे, वो हैंडपम्प का मैकेनिक होना चाहिए। अगर हम टीवी रिपेयर करने वाले मैकेनिक को बुला लें और हम कहें कि आप मेरा हैंडपम्प रिपेयर कर दो, वो नहीं करेगा। हमारे लाइफ में जितने भी काम होते हैं, जितने भी परेशानियां हैं, उन सब के लिए अलग अलग विशेषज्ञ हैं। जैसे अगर हमें, मेरी तबीयत ख़राब हुई, मुझे इंजेक्शन लगाना है, इंजेक्शन लगाने के लिए मैंने बुला लिया किसी कंप्यूटर ऑपरेटर को। कंप्यूटर ऑपरेटर क्या इंजेक्शन लगा सकता है? नहीं, उसके लिए अलग बने हुए हैं ऑपरेटर। तो ठीक वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में भी जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ होते हैं उनके लिए एक ऑपरेटर होता है। जैसे अगर हम किसी हैंडपम्प बनाने वाले मैकेनिक को बुलाए हैं तो हमारा हैंडपम्प ही रिपेयर करेगा, वो दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है वो। ठीक वैसे ही अगर हमारा कोई ऑपरेटर एनर्जी का ऑपरेटर है तो अगर हम किसी वेव फंक्शन को उस एनर्जी के ऑपरेटर से ऑपरेट करेंगे तो हमें केवल और केवल एनर्जी मिलेगी, हमको दूसरा कोई क्वांटिटी नहीं मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी जिस मेजरेबल क्वांटिटी के लिए हम ऑपरेटर बनाते हैं वह ऑपरेटर वही मेजरेबल क्वांटिटी देता है। हम इस बात को यहाँ मेंशन करना चाहते हैं कि जो ऑपरेटर हमने बनाया कि वो ऑपरेटर जिस क्वांटिटी के लिए बिलोंग करता है उसी क्वांटिटी का वैल्यू हमें पता चलेगा जब हम किसी वेव फंक्शन को उस ऑपरेटर से ऑपरेट करेंगे। When a wave फंक्शन का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हुआ? एटम मॉलिक्यूल सिस्टम, जिसको हम सिस्टम कहे थे, is operated by an operator। हम एक ऑपरेटर से किसी वेव फंक्शन को ऑपरेट करते हैं, देन वी गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ that measurable quantity to which the operator belongs। इसका मीनिंग समझना होगा कि अगर हम किसी भी सिस्टम को, किसी भी वेव फंक्शन को, सिस्टम को रिप्रेजेंट करने वाला वेव फंक्शन, किसी भी वेव फंक्शन को अगर हम किसी ऑपरेटर से ऑपरेट करते हैं तो उस वेव फंक्शन के उस क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड पता हो जाएगा जिसके लिए वह ऑपरेटर बिलोंग करता है, जिसके लिए वो ऑपरेटर बना हुआ है। जैसे अगर कोई ऑपरेटर एनर्जी का ऑपरेटर है और हम वेव फंक्शन को उस ऑपरेटर से ऑपरेट करेंगे तो हमें एनर्जी का वैल्यू पता चल जाएगा। उस वेव फंक्शन की एनर्जी कितनी होगी हम ये
उस वेव फंक्शन की एनर्जी का मतलब मेरा हुआ कि उस सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी ये हम जान जाएंगे, और ये ऑपरेटर का काम है। तो ऑपरेटर क्या करता है कि वो उस क्वांटिटी को बता देता है जिसके लिए वो बना हुआ है। सभी ऑब्जर्वेबल्स के लिए ऑपरेटर अलग अलग होते हैं। तो ऑपरेटर को थोड़ा सा और समझ लीजिए। ऑपरेटर जो है वह एक मैथमेटिकल टूल है। ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल टूल। हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं आपके समझाने लायक। ऑपरेटर एक मैथमेटिकल टूल है। जैसे हम मैथमेटिक्स में कहते हैं ना जोड़ घटाओ, तो ऑपरेटर ऑफ एडिशन, ऑपरेटर ऑफ एडिशन, एडिशन का ऑपरेटर जो है वो है प्लस। ये एडिशन का ऑपरेटर है। आप कहते हैं इसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कि ये जोड़ है, प्लस है, एडिशन है, और हम क्वांटम मैकेनिक्स में उसको कहते हैं कि यह एक ऑपरेटर है। और किसका ऑपरेटर है? ये एडिशन का ऑपरेटर है। ठीक वैसे ही ऑपरेटर ऑफ सब्ट्रैक्शन, ऑपरेटर ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो वो हम लिखेंगे माइनस। इसको आप कहते हैं कि ये घटाव है, ये सब्ट्रैक्शन है, और हम क्वांटम मैकेनिक्स में उसको समझते हैं कि यह एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर, तो ऑपरेटर का मतलब हुआ कि यह एक मैथमेटिकल टूल है। हम आपको और सिंप्लीफाई करते हैं। ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन, ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर होता है डी डी एक्स। यह डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर एक मैथमेटिकल टूल है। सपोज कीजिए कि एक वेव फंक्शन है। सपोज ए वेव फंक्शन सपोज ए वेव फंक्शन साई, ये है साइन एक्स, और हमारा ऑपरेटर है डी डी एक्स, और हमारा ऑपरेटर है डी डी एक्स। तो अब हम अगर डी डी एक्स से ऑपरेट करते हैं किसको? साइन एक्स को, तो हमें एक रिजल्ट मिलता है, और वो मिलता है कॉस एक्स। तो देखिए ऑपरेटर का काम क्या है। हम उस वेव फंक्शन पर ऑपरेटर को अप्लाई किए और हमें एक रिजल्ट मिल गया। ये ऑपरेटर का काम है। तो ऑपरेटर करता क्या है? किसी भी वेव फंक्शन को ऑपरेट करता है, और वो जिसके लिए बना हुआ है उसी का रिजल्ट। जैसे कि अगर डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स का, तो हमें कॉस एक्स मिलेगा। तो ये हमको मिल गया रिजल्ट। ऑपरेटर का बहुत सिंपल सा काम है। ठीक वैसे ही हम अगर एक ऑपरेटर मान लेते हैं, सपोज अनदर ऑपरेटर, सपोज another operator d2 by dx square, d2 by dx square, यह डबल डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। आपको मैं बता दूं, ऑपरेटर ऑफ डबल डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। ऑपरेटर ऑफ डबल डिफरेंशिएशन, ये डबल डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। तो ये d2 dx स्क्वायर, इसको हम पढ़ते हैं, आप जो पढ़ लें इसको। और वेव फंक्शन जो है वो साइन एक्स ही रहने देते हैं। वेव फंक्शन को हम साइन एक्स ही रहने देते हैं। तो अब इस डबल डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर से हम वेव फंक्शन को ऑपरेट करना चाहते हैं। डबल डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर से हम वेव फंक्शन को ऑपरेट करना चाहते हैं। हमें इस ऑपरेटर को, डबल डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर को अप्लाई करना है वेव फंक्शन पे। तो हम अप्लाई करते हैं d2 by dx स्क्वायर, यह एक ऑपरेटर है। हम इससे अगर साई को ऑपरेट करते हैं तो इसका मतलब होगा d2 by dx स्क्वायर साइन एक्स
ये इसका मतलब हुआ। हमने ऑपरेटर को अप्लाई करना है इस वेव फंक्शन पे। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ना, डी डी एक्स ऑफ, 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये बराबर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो ये बराबर हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो देखिए हम चले थे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स बराबर माइनस, हम यहाँ 1 लिख सकते हैं, साइन एक्स। इस तरह का रिलेशन अगर मिल रहा है तो हम इस इक्वेशन को आइगन इक्वेशन कहेंगे, इस वेव फंक्शन को आइगन फंक्शन कहेंगे, और इस कांस्टेंट, जो कांस्टेंट -1 मिला, इसको हम आइगन इक्वेशन कहेंगे। ये आइगन इक्वेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ दिस इक्वेशन इज नोन एज आइगन इक्वेशन। इसको हम आइगन इक्वेशन कहेंगे। तो आइगन इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम आइगन इक्वेशन कहेंगे और इस फंक्शन को, एंड द फंक्शन इज आइगन फंक्शन, उस फंक्शन को हम आइगन फंक्शन कहेंगे। द कांस्टेंट इज आइगन वैल्यू, उस कांस्टेंट को हम आइगन वैल्यू कहते हैं, वो आइगन वैल्यू कहलाता है। तो आइगन फंक्शन का मतलब हुआ एक ऐसा फंक्शन जिसको हम किसी ऑपरेटर से ऑपरेट करते हैं, वही फंक्शन मिल जाता है मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट, तब हम उस इक्वेशन को आइगन इक्वेशन कहेंगे और उस फंक्शन को आइगन फंक्शन कहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने एक ऑपरेटर लिया, इफ ए फंक्शन, ए वेव फंक्शन इज ऑपरेटेड बाई एन ऑपरेटर, and we get the same wave function multiplied by a constant। ये हुआ इसका मतलब। तो उस वेव फंक्शन को, इस वेव फंक्शन को हम आइगन फंक्शन कहेंगे, उस वेव फंक्शन को आइगन फंक्शन कहा जाएगा। और इस इक्वेशन को आइगन इक्वेशन कहेंगे और उस कांस्टेंट को आइगन वैल्यू कहेंगे। ये बात हुई। हम इसलिए आपको आइगन फंक्शन, आइगन इक्वेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वह एक आइगन इक्वेशन है। अभी आपको क्लियर कट करके बताऊंगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे एक आइगन इक्वेशन है। आइगन इक्वेशन का मीनिंग आपने समझ लिया कि अगर हम किसी फंक्शन को, किसी वेव फंक्शन को ऑपरेट करते किसी ऑपरेटर से, सेम वेव फंक्शन मिल जाता है मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट, तब हम उस फंक्शन को आइगन फंक्शन कहेंगे, इक्वेशन को आइगन इक्वेशन कहेंगे, उस कांस्टेंट को आइगन वैल्यू कहा जाएगा। तो अब हम इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ समझाना चाहते हैं आपको कि इसका मीनिंग क्या हुआ। अभी हम लोगों ने देखा कि एक वेव फंक्शन किसी एक ऑपरेटर का आइगन फंक्शन हो सकता है
लेकिन दूसरे ऑपरेटर का आइगन फंक्शन नहीं भी हो सकता है। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हमें जो रिजल्ट्स मिले अभी वो ये मिले कि जब हम ऑपरेट कर रहे हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स तो ये मिला है कॉस एक्स, ठीक है। लेकिन जब हम d2 बाई डी एक्स स्क्वायर कर रहे हैं d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ साइन एक्स तो हमको मिलता है -1 इंटू साइन एक्स। देखिए वही वेव फंक्शन हमको फिर से मिल रहा है मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ कि दिस साइन एक्स इज द आइगन फंक्शन ऑफ d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बट इट इज नॉट द आइगन फंक्शन ऑफ डी डी एक्स। इज इट क्लियर? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई एक वेव फंक्शन किसी एक ऑपरेटर के लिए आइगन फंक्शन हो सकता है, तो कोई जरूरी नहीं है वो सबके लिए आइगन फंक्शन हो, दूसरे के लिए वो आइगन फंक्शन नहीं भी हो सकता है। तो हम ये कहेंगे इट मीन्स sin x is an eigen function of d2 by dx square, but it is not the eigen function of डी डी एक्स। यह डी डी एक्स का आइगन फंक्शन नहीं है। तो इससे साफ जाहिर हुआ कि कोई एक वेव फंक्शन किसी एक ऑपरेटर के लिए आइगन फंक्शन हो सकता है, किसी दूसरे ऑपरेटर के लिए आइगन फंक्शन नहीं भी हो सकता है एट द सेम टाइम। तो ये बात हुई कि आइगन फंक्शन हम कैसे पहचानते हैं, आइगन वैल्यू किसको कहते हैं। हम यहाँ एक बात कह देना चाहते हैं कि हमारा जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जो मैंने लिखा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज आल्सो एन आइगन इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी एक आइगन इक्वेशन है। अभी बताया आपको एच साई ये ऑपरेटर है बराबर ई साई, वही ऑपरेटर मिल गया, इसलिए हम इसको आइगन इक्वेशन कहते हैं। सवाल भी पूछा जाता है विच टाइप ऑफ इक्वेशन इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो जवाब होगा आइगन इक्वेशन। यह एक आइगन इक्वेशन है और इसका जो आइगन वैल्यू है वो है एनर्जी। तो हम आएंगे, ऑपरेटर की बात कर ही रहे हैं, ऑपरेटर पे आते हैं। तो अभी तक आपने ये समझ लिया कि ये ऑपरेटर होते क्या हैं। ऑपरेटर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, यह एक मैथमेटिकल टूल है जो किसी भी वेव फंक्शन पे जब हम अप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू देता है, उसका मैग्नीट्यूड देता है, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड देता है जिसके लिए यह ऑपरेटर बना हुआ है। जैसे अगर कोई एनर्जी का ऑपरेटर है, अगर हम वेव फंक्शन को एनर्जी के ऑपरेटर से ऑपरेट करेंगे तो उसकी एनर्जी मिल जाएगी। अगर कोई मोमेंटम का ऑपरेटर है तो मोमेंटम के ऑपरेटर से ऑपरेट करेंगे, मोमेंटम मिल जाएगा। पोजीशन का ऑपरेटर है, पोजीशन का ऑपरेटर से ऑपरेट करेंगे, उसका पोजीशन पता चल जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि जिस ऑपरेटर से हम उसको ऑपरेट करेंगे वह क्वान्टिटी हमें पता चल जाएगी, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड हमें पता चल जाएगा। ये ऑपरेटर का काम होता है। तो ऑपरेटर आपको मैंने समझा दिया है। हम कुछ ऑपरेटर्स की बात करते हैं। सम ऑपरेटर्स ऑफ इंटरेस्ट, जो कुछ इंटरेस्टिंग, जो हमारे यूज के लायक ऑपरेटर हैं उसकी बात करते हैं। जैसे ऑपरेटर ऑफ पोजीशन, तो पोजीशन किसी का निकालने के लिए हमको एक्सिस की ज़रूरत होती है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स या वाई या जेड। एक्स एक्सिस पर तो एक्स को कैप, यहाँ कैप पहना देने का मतलब हुआ कि ये ऑपरेटर है। एक्स तो सीधे हमने कह दिया कि कोऑर्डिनेट है, ये एक्सिस है, लेकिन अगर सही इसको कैप पहना दिया, कैप इसको कहते हैं एक्स कैप, तो ये ऑपरेटर हुआ।
ये किसका ऑपरेटर है? पोजीशन ऑफ ऑपरेटर ऑफ पोजीशन एट एक्स एक्सिस, ऑपरेटर ऑफ पोजीशन एट वाई एक्सिस, ऑपरेटर ऑफ पोजीशन एट जेड एक्सिस। ये डिफरेंट एक्सिस पर ये ऑपरेटर्स हैं, पोजीशन के ऑपरेटर्स हैं। वैसे ही ऑपरेटर ऑफ मोमेंटम, ऑपरेटर ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की बात करिए। मोमेंटम का ऑपरेटर होता है जैसे p x डायरेक्शन में, h बाई 2 पाई i ddx x डायरेक्शन में। वैसे ही ऑपरेटर ऑफ मोमेंटम इन y डायरेक्शन h बाई 2 पाई i dd y, और z डायरेक्शन में, z एक्सिस पर तो हम लिखेंगे h बाई 2 पाई i dd z। ये ऑपरेटर्स हुए मोमेंटम के, ये ऑपरेटर्स हैं मोमेंटम के, जिसमें वेयर दिस h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, x क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। पाई तो सभी लोग जानते हैं 22/7। i जो है वह इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर आप सभी जानते होंगे कि i स्क्वायर बराबर होता है 1, मतलब i का वैल्यू अंडर रूट -1, ये होता है इमेजिनरी नंबर। तो ये i है। इसकी मदद से हम ऑपरेटर बना सकते हैं, कुछ ऑपरेटर खुद से भी बना सकते हैं। ऑपरेटर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर हो जाएगा हाफ mv², यही तो जानते हैं आप, हाफ mv²। ऑपरेटर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऑपरेटर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको v कैप से लिखा जाता है। v कैप बराबर, आप या तो लिखिए किसी ऑब्जेक्ट के लिए mgh या ZE/r²। ये एटम के लिए, किसी एटॉमिक लेवल में बात करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, ये तो लिखते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें ऑपरेटर बनाना हो, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में लिखा था, इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम लोग जब लिखते हैं तो वो लिखे थे कि h साई बराबर e साई, जिसमें h को कहा था मैंने कि ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और ये ऑपरेटर है टोटल एनर्जी का। दिस इज द ऑपरेटर ऑफ टोटल एनर्जी, ऑपरेटर ऑफ टोटल एनर्जी, यह टोटल एनर्जी का ऑपरेटर है। तो वो टोटल एनर्जी का ऑपरेटर हम बनाना चाहते हैं। हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आपको बनाकर दिखा देते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की ज़रूरत है नहीं बनाने की, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। -h² / 8π² m d2/dx² प्लस d2/dy² प्लस d2/dz² प्लस v, ये पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर है। यही है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हमें ये बनाना है, ये ऑपरेटर कहाँ से आया ये हमें देखना है। तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को मैंने कहा कि ये टोटल एनर्जी का ऑपरेटर है। तो H जो हुआ टोटल एनर्जी का ऑपरेटर, ये हो जाएगा ऑपरेटर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑपरेटर ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑपरेटर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऑपरेटर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों एनर्जी का
ऑपरेटर हुआ, दोनों का सम हुआ। तो हम इनको ये जानना चाहते हैं कि ये आए कहाँ से, ये ऑपरेटर्स कैसे आए, कैसे बने। हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आपको बनाकर दिखा देते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को बनाने का आसान तरीका है, जब आपने ऑपरेटर समझ लिया है तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी आप समझ जाएंगे। बहुत आसान है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बनाना। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हम बनाकर आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बनाया जा सकता है। ऑपरेटर ऐसे ही बनाते हैं और सारे के सारे ऑपरेटर्स बनाए जा सकते हैं और उसमें केवल मैथमेटिक्स का ही यूज़ है। वेक्टर वगैरह का अगर कंसेप्ट है तो समझ के आप मोमेंटम का ऑपरेटर बना सकते हैं। यूनिट वेक्टर जो होता है JK, उससे आप मोमेंटम का ऑपरेटर बना सकते हैं। हमें उतने डेप्थ में नहीं जाना है, हमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से काम है और हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बनाकर आपको एक बार दिखा देना चाहते हैं कि कैसे ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बनाया जा सकता है। तो मैंने ये कहा कि ये जो हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लिखे, ये है काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है, पहले हम इसका ऑपरेटर बना लेते हैं, वो होता है ½ mv²। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2m इंटू m²v² लिखा जा सकता है। m से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा है, तो इसको हम लिख सकते हैं mv²/2m, ये लिख दिया मैंने। तो इसको हम लिख सकते हैं p²/2m, जिसमें p क्या है, मोमेंटम हुआ, वेयर दिस p इज द मोमेंटम, mv यह मोमेंटम हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम का ऑपरेटर क्या होता है। अगर हम निकालें h/2πi ddx x डायरेक्शन में बाई 2m इसका स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा h² बाई -4π² d2/dx², यही तो हो जाएगा। अब बाई 2m ये तो रह गया, तो ये बराबर हो जाएगा -h² बाई 8π² m d2/dx²। ये हुआ काइनेटिक एनर्जी along x एक्सिस, x एक्सिस के along काइनेटिक एनर्जी हुआ ये। ठीक वैसे ही सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी along y एक्सिस, y एक्सिस के along अगर काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो -h² बाई 8π² m d2/dy², काइनेटिक एनर्जी along y एक्सिस। और अगर हम चाहें तो काइनेटिक एनर्जी along z एक्सिस भी लिख सकते हैं, along z एक्सिस, तो वो हो जाएगा -h² बाई 8π² m d2/dz²। ये हुआ z एक्सिस के लॉन्ग काइनेटिक एनर्जी। तो अब अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं तो सबको ऐड कर देना है। टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए सबको ऐड कर देना है। टोटल काइनेटिक एनर्जी
टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम d2 बाई डी जेड स्क्वायर। यही टोटल काइनेटिक एनर्जी हुई। तो इसमें से माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम कॉमन ले लेते हैं। 8 पाई स्क्वायर एम कॉमन ले लिया तो बचेगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस d2 बाई डी वाई स्क्वायर प्लस d2 बाई डी जेड स्क्वायर। ये हमारा हैमिल्टोनियन काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर हुआ, जिसमें हम इसको कहते हैं लेप्लेसियन ऑपरेटर। मैथमेटिक्स में आप पढ़िएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो लेप्लेसियन ऑपरेटर, और उसको डेल्टा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ हम करेंगे नहीं। और ऑपरेटर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो मैंने कह ही दिया, ऑपरेटर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जिसको हमने भी कैप से रिप्रेजेंट किया है। नाउ ऑपरेटर ऑफ टोटल एनर्जी, ऑपरेटर ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का ऑपरेटर अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर एम d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस d2 बाई डी वाई स्क्वायर प्लस d2 बाई डी जेड स्क्वायर प्लस भी। और यही टोटल एनर्जी का ऑपरेटर को हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। और इस तरह से हमें मिल गया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, टोटल एनर्जी का ऑपरेटर। और आप समझ गए होंगे कि यह ऑपरेटर करेगा क्या। जब हम किसी वेव फंक्शन को इस ऑपरेटर से ऑपरेट करेंगे तो उस सिस्टम की टोटल एनर्जी मुझे पता चल जाएगी। तो ये जो ऑपरेटर है, दिस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, दिस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर gives the total energy of a system at which it is applied, बस यही है काम। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ये सबसे खास बात थी। इसने क्या किया कि एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, इसमें कहीं से कोई क्वेश्चनेबल बात नहीं है। मैथमेटिक्स से मैथमेटिकल बैकग्राउंड जो होता है वो बड़ा ही ऑथेंटिक होता है, बड़ा ही विश्वसनीय, रिलायबल होता है। तो मैथमेटिक्स की बात करते हैं यहाँ, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे पूरा का पूरा मॉडल बेस्ड है। आप यूँ समझिए क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो बाद में चल के जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये पूरा का पूरा टोटली मैथमेटिक्स हो जाएगा। इसमें कहीं से कुछ भी थियोरेटिकल बात नहीं रहेंगी, और बाद में चल के तो मैट्रिक्स मैकेनिक्स हो जाता है। और मैट्रिक्स की मदद से हम लोग इसको इतना ब्यूटीफुली हम इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। और उन सबों का एक सब्स्टिट्यूट होता है ग्रुप थ्योरी, जो क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट को बिना मैथमेटिक्स के ही एक्सप्लेन कर पाता है। लेकिन अगर हमें भरोसा करना है तो हमें मैथमेटिकल बैकग्राउंड तो देखना ही पड़ेगा, तभी जाके भरोसा होगा, तभी उसकी रिलायबिलिटी होगी। हम ये जो क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने आपको समझाया हमें करना क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में हमें करना क्या है, अभी शुरू में बताया था कि हमें उस सिस्टम पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई करना है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उसके लिए लिखना है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखने के बाद उसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन से जो रिजल्ट्स मिलेंगे उन रिजल्ट्स को हम इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करने से जो भी बातें कंक्लूजन सामने आएंगी वो होगा प्रिंसिपल्स, थ्योरी, हम जो भी रूल्स कहें उसको। और क्वांटम मैकेनिक्स के सॉल्यूशन से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती भी हैं,
और आपको यूँ बता दूं कि केमिस्ट्री का जो ओरिजिन है, जो भी कंसेप्ट है उसका ओरिजिन है वो यहीं से है। बहुत सारी चीज़ों का जो एक्सप्लेनेशन है, आपको लगता है कि ये सब काल्पनिक बातें होंगी, वो काल्पनिक बातें नहीं हैं, और वो सारी की सारी बातें यहाँ मिलेगी। उन सब चीज़ का जवाब आपको यहाँ मिलेगा कि एटम का शेप कैसा होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, और उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के शेप को वैसा ही शेप क्यों होता है। हम एस ऑर्बिटल को स्फेरिकल बनाते हैं, डी ऑर्बिटल को डबल डम्बल शेप बनाते हैं, पी ऑर्बिटल को डम्बल शेप बनाते हैं। तो ये सब शेप कहाँ से आते हैं, किसने ये बनाया, ये सारी की सारी बातें, ये सारे के सारे डाउट्स जो है वो मन से दूर हो जाएंगे। और चूँकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसको दो तीन पार्ट में डिस्कस करूँगा आपसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को। अभी मैं आपको ये समझा देता हूँ कि हमें करना क्या है क्वांटम मैकेनिक्स में। एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इस्टेब्लिश करना है हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन से जो रिजल्ट्स मिलेंगे उन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे, बाकी सब कुछ हमको अपने आप पता चल जाएगा। तो अब हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अभी जो हमने लिखा है, ये जो XYZ एक्सिस लिखा, ये तो XYZ जो कोऑर्डिनेट है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहे जाते हैं, और हमारा जो एटम है वो स्फेरिकल है। तो हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, पोलर कोऑर्डिनेट में उसको सॉल्व करना चाहिए। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम पोलर कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में नहीं, पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व करना चाहते हैं। और उसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा कि इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट में बदलना पड़ेगा। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हुआ XYZ, वैसे ही पोलर कोऑर्डिनेट होता है R, थीटा एंड फाई। R हुआ उसका रेडियल कंपोनेंट, थीटा हो गया उसका जेनिथ एंगल, और फाई हो गया उसका एजीमुथल एंगल। वो R, थीटा, फाई में हम कन्वर्ट करेंगे उसको, और कन्वर्ट करने के बाद फिर उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, हम उसके रिजल्ट्स को लिखेंगे, और तब आएंगे कि इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें कौन कौन से फाइंडिंग्स मिलते हैं, कौन कौन से इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं। उन सारे इन्फॉर्मेशंस को जब आप कलेक्ट कीजिएगा तो लगेगा कि एक चमत्कार हो गया। आपको आपके दिमाग से वो सारे के सारे डाउट्स जो थे वो सब क्लियर हो गए, और आप उस सब को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। इवन कि रिएक्शन मैकेनिज्म हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इसके बिना अधूरा है, इसके बिना असंभव है पढ़ना, और इसका नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। तो हम इसके बारे में अब अगर पोलर कोऑर्डिनेट में बदलेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे किसी व्यूअर ने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक देना ना भूलें। खैर, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में बदलेंगे। धन्यवाद।